आज हम बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन क्षेत्र फोर्थ यूनिट के इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ चैप्टर का इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी के बारे में जानेंगे। उसका ब्रीफ अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपने ईसीजी के बारे में पढ़ा, इसी प्रकार इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को वेवफॉर्म के रूप में ट्रेस करने के लिए काम में आती है, जो कि विभिन्न इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से प्राप्त की जाती है। Electroencephalography is the neurophysiological measurement of electrical activity in the brain as recorded by electrodes placed on the scalp or in special cases subdurally or in the cerebral cortex। यानी ये एक न्यूरोफिजिकल मेजरमेंट है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी, जहाँ पे इलेक्ट्रोड्स को आप सिर पे भारी रूप से या सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक उसको इंसर्ट करते प्राप्त करते हैं। जो वेवफॉर्म प्राप्त होती है उसको इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम कहते हैं। जैसा कि ईसीजी के केस में उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते थे, कार्डिया का मतलब हार्ट से रिलेटेड, यहाँ एन्सेफलो मतलब ब्रेन से रिलेटेड, इसलिए इसको इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम कहते हैं। तो ये एक तरह से पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जो प्राप्त होता है बहुत सारे इलेक्ट्रोड के माध्यम से, लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ब्रेन के माध्यम से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, इसका एक ट्रेस है, यानी वेवफॉर्म के रूप में उसका रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे जो सिस्टम होता है उसमें जो इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी में जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है उसमें इलेक्ट्रोड्स वायर के साथ रहते हैं, एम्पलीफायर्स होता है, एक सोर्स होता है, और जो डाटा प्राप्त होता है उनको आप कंप्यूटर या एसडी कार्ड जिसमें भी आप स्टोर करना चाहें, ये मुख्यतः उसके पार्ट होता है। कुछ सिस्टम होते हैं इसमें इलेक्ट्रोड्स वायर से अटैच रहते हैं, कुछ में एम्बेडेड कैप्स होते हैं इलेक्ट्रोड्स में, जहाँ इलेक्ट्रोड्स पे ही कैप लगे रहते हैं, वायर्स कनेक्टेड होते हैं। वो यहाँ हाई डेंसिटी एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स की आवश्यकता है, वहाँ इसको काम में लेते हैं। यहाँ पे जो ईजी होगा, क्योंकि जो सिग्नल प्राप्त होते हैं बहुत ही लो लेवल के प्राप्त होते हैं और उसमें किसी तरह की नॉइज़ नहीं आनी चाहिए, इसलिए एम्पलीफायर हाईली सोफिस्टिकेटेड एम्पलीफायर काम में लेते हैं, जिसके अंदर नॉइज़ कैंसलेशन टेक्निक्स हो, उसका CMMR बहुत ज़्यादा हाई हो, यानी वो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो उसका बहुत हाई हो और नॉइज़ कैंसलेशन अच्छा होगा, तो जो डाटा क्वालिटी वो अच्छी प्राप्त होगी। ये एक मुख्य पार्ट होते हैं इसके। अब ईजी पोटेंशियल आर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ वाइड रीजन ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जैसा कि बताया गया, फ्रॉम वेरियस पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रोब्लॉकेज। जो ईजी की जो फ्रीक्वेंसी है या जो सिग्नल है वो पेशेंट है या जो पर्सन है उसकी मेंटल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, और जो वेवफॉर्म उसको रिपीटेबिलिटी है रिपीट करते हुए लेते हैं, क्योंकि जो वाइब्रेशंस होते हैं या ब्रेन एक्टिविटी होती है वो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट रहती है और वो सारी इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है, उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट पे निर्भर करती है, इसलिए रिपीटेबिलिटी करते हुए वेवफॉर्म को जज किया जाता है और एग्जैक्ट वेवफॉर्म प्राप्त की जाती है।
जो EEG की फ्रीक्वेंसी बैंड्स है वो इस प्रकार क्लासिफाई होती है, जैसे 3.5 हर्ट्स बिलो उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, 3.5 हर्ट्स से 8 हर्ट्स को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, 8 से 13 हर्ट्स को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और 13 हर्ट्स से वो जो भी फ्रीक्वेंसी सिग्नल होते हैं उनको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज डिफाइन की गई है, इससे मुख्यतः जो ह्यूमन बीइंग की जो वेव फॉर्म प्राप्त होती है वो अल्फा रेंज में प्राप्त होती है। जब आंखें बंद और रिलैक्स कंडीशन में ये जो स्टेट्स होती है वो नेचुरल एंड आइडलिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेन कहलाती है। जैसे ही पेशेंट या पर्सन सोचना स्टार्ट करता, अलर्ट हो जाता, अल्फा रिथम्स डिसअपीयर हो जाती है और बीटा रेंज हमें प्राप्त होती है। यानी कहने का मतलब जब पर्सन साउंड स्लिप में हो, किसी तरह की ब्रेन एक्टिविटी नहीं हो, तो वो अल्फा बैंड में सिग्नल प्राप्त होते हैं। लेकिन डीपर स्लिप केस में जो अनसिंक्रोनाइज्ड हाई फ्रीक्वेंसी EEG पैटर्न ब्रेक हो जाता है। तो इस प्रकार जब इस स्लीपिंग टाइम में जो वेवफॉर्म प्राप्त होती है उसको पैराडॉक्सिकल स्लिप और रैपिड आई मूवमेंट स्लिप के रूप में जाना जाता है। जब डीपर स्लिप में हो और अनसिंक्रोनाइज्ड हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ब्रेक होते हो, और ये जो पैराडॉक्सिकल स्लिप है, रैपिड आई मूवमेंट स्लिप्स होते हैं, तो वो उस केस में ड्रीमिंग सिचुएशन में ये चीज़ें होती है, इसलिए इसको रैपिड आई मूवमेंट स्लिप REM स्लिप कहते हैं। ये EEG रिकॉर्डिंग की डिफरेंट पोजीशंस आपके ब्रेन के बाहरी स्केल में कैसे लिया जाएगा, ये पॉइंट्स रिप्रेजेंट किए हुए। जो EEG का मैग्नीट्यूड होता है वो 2 माइक्रोवोल्ट से 100 माइक्रोवोल्ट होता है, फ्रीक्वेंसी 0.1 हर्ट्ज से लेके 100 हर्ट्ज। ये जो पॉइंट्स दिखाए गए ब्रेन के ऊपर स्केल पे, ये स्टैंडर्ड पॉइंट्स है, उसकी करस्पॉन्डिंग ही वेवफॉर्म प्राप्त की जाती है और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है। ये ब्लॉक डायग्राम है जो स्कैल्प से जो इलेक्ट्रोड्स केबल के माध्यम से इलेक्ट्रोड सेलेक्टर को जाएगा, सेलेक्टर स्विच के माध्यम से आप विभिन्न इलेक्ट्रोड्स के पेयरिंग को सेलेक्ट करते हैं कि किस पॉइंट पे वेवफॉर्म ली जा रही है। जब ये सिग्नल एक प्री एम्पलीफायर को दिया जाएगा, क्योंकि माइक्रोवोल्ट के सिग्नल जो प्राप्त हो रहे हैं वो एम्पलीफाई हो सके। यहाँ पे ऑफसेट नल कंडीशन दिखाई गई, जिससे कि कोई अनवांटेड सिग्नल उसको नलिंग इस पॉइंट से किया जा सके, इस पोटेंशियोमीटर की सहायता से। कैलिब्रेशन सोर्स जिसके रेस्पेक्ट में आप इसको कैलिब्रेट करेंगे, तो कंपेरेटिव करते हुए इसका, जैसे कि ECG के केस में 1 मिलीवोल्ट स्टैंडर्ड सोर्स रखा गया था, यहाँ पे भी एक स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन सोर्स रखा जाता है। उसके बाद एक फ़िल्टर कोई वेवफॉर्म दी जाती है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को आप फिल्टर आउट कर देते हैं, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो डिजायर्ड सिग्नल उसको हम प्राप्त करते हैं। जब फिल्ट्रेशन के बाद जो सिग्नल होंगे उसको पावर एम्पलीफायर पर दिया जाएगा, और पावर एम्पलीफायर से प्राप्त सिग्नल को आप डिकोडर पे भेज सकते हैं या मल्टी चैनल CRO पे भेज सकते हैं, यानी डिस्प्ले डिवाइस पे या स्टोरेज डिवाइस पे, जहाँ पे भी आप उसको प्राप्त करना चाहिए। तो ये एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम है EEG का।
तो ये एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम को हम वापस देखना चाहें तो द सबडर्मल नीडल इलेक्ट्रोड्स, यहाँ जो नीडल इलेक्ट्रोड्स काम में लाते हैं, यदि इसको इंसर्ट आर पेनेट्रेट टू द स्कैल्प यूजिंग इलेक्ट्रोड पेस्ट और जेली एट स्पेसिफाइड लोकेशन विथ इन 10 to 20% डिस्टेंस वाइब्रेशन। तो इस तरह पेस्ट या जेली यानी पहले उसकी प्रिपरेशन करते हुए इलेक्ट्रोड्स, नीडल इलेक्ट्रोड्स को उसमें पेनेट्रेट करते हैं स्कैल्प। सबडर्मल नीडल्स काम में ली जाती है। ड्यू टू दिस इट इज समटाइम्स कॉल्ड 10-20 electrodes placement system. The electrodes feed the ionic potential to the input of the measuring device. तो electrodes के माध्यम से हमें ionic potential प्राप्त होता है। The electrode impedance varies from 1000 ohms to 100 kilo ohm. Electrode का impedance 1000 से 100 किलो ओम के बीच में वेरी करता है। यहाँ पे A1 A2 जो कि स्केल्प में आपको मैंने पॉइंट्स दिखाए थे, वहाँ के लोग A1 A2 उनको रेफरेंस साइट्स के रूप में काम में लेते हैं। ड्यू टू लो लेवल इनपुट सिग्नल एंड लो फ्रीक्वेंसी जनरेशन फॉर ईजी द नीड ऑफ हाई क्वालिटी डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज कॉल्ड। और हाई क्वालिटी डिफरेंशियल जो उसका हाई CMMR हो, हाई इनपुट इम्पीडेंस हो, जिससे कि और उसका हाई गेन हो और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 1 हर्ट्ज, बैंडविड्थ 50 से 100 के बीच में हो, उसका यदि रेफरेंस उसका कैरेक्टरिस्टिक कर देखा जाए, इनपुट इम्पीडेंस भी 10 मेगा ओम से ज़्यादा है, तो इस तरह का एक एम्पलीफायर हम काम में लेते हैं। जो फिल्टर है वो 50 हर्ट्ज इंटरफेरेंस और पावर लाइन इज इंक्लूडेड आफ्टर द प्री एम्पलीफायर जो फिल्टरिंग का काम करे। The calibration signal is injected from a known source to pre-amplifier to offset the built-in potential and adjust level till step-rise goes exponentially return to baseline. तो calibration signal जो है वो pre-amplifier को दिया जाता है और उसको एडजस्ट किया जा सकता है वापस अपनी बेसलाइन तक लाने के लिए। इसके बाद जो भी सिग्नल प्राप्त होता है, क्योंकि पावर लेवल लो होता है, उसको एम्पलीफाई करते हैं, पावर एम्पलीफाई की आवश्यकता होगी और वो पैन मैकेनिज्म को यानी दिया जाता है। फिर वहाँ से आप सिग्नल को चाहे टैप रिकॉर्डिंग कर सकते हो या CRO पे ले सकते हो या कंप्यूटर पे देख सकते हो, उसी अकॉर्डिंग उसको फीड किया जाता है। तो इस तरह ब्लॉक डायग्राम को आपने समझा, EEG का बेसिक फंडामेंटल जाना।